हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और इसका आज ये पार्ट नंबर 6 है। आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो हमने देखना है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा या ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है कहाँ रखा गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो एरो लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक। अब फिर हमने यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एरो की डायरेक्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, ऐसे, ठीक है। अब हमने ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या रखना है, हमने एक डाइपोल रखना है। भाई डाइपोल में क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ स्मॉल दूरी पर रखे होते हैं तो हम उसे पूरे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर डाइपोल प्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया डाइपोल, ठीक। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने ए, इस पॉइंट का नाम सपोज कर लिया बी है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो मान लिया माइनस क्यू चार्ज है, इधर जो चार्ज है मान लिया वो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमने ये ध्यान देना है कि जब इधर तो माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज है, उस डाइपोल की लेंथ कितनी होती है भाई, 2a होती है इसकी टोटल लेंथ, है ना, ये तो आपको पता ही है। और मानिए जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो हमने ये ध्यान देना, जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे यहाँ पर जो चार्जेस रखे हुए माइनस के और प्लस को, देखेंगे इस पर कितना कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, फोर्स, जो कि माइनस क्यू चार्ज पर और प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए भाई इसके फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखिए मैंने आपको ये बताया था जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज, ये बताया था। अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड करें तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एफ इक्वल टू क्यू इंटू में ई आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब उस चार्ज पर इतना फोर्स काम करेगा, ये फॉर्मूला है फोर्स फाइंड करने का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी ये लगा देंगे, तो एफ इक्वल टू क्यू ई, तो चार्ज कितना है क्यू, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए यहाँ पर चार्ज कैसा माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे तो प्लस क्यू ई, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो सेम है, हमें चार्ज प्लस या माइनस में नहीं लेना होता, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी होती, ठीक है। तो क्यू इंटू ई हो गया फोर्स टोटल। अब ये चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था, इसलिए इस पर जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, लेकिन इस पर जो फोर्स काम करेगा वो ऐसे काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलोंग, या फिर सॉरी अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट काम कर रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बात समझ में ये, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे फिर आगे हम ये जो प्लस क्यू चार्ज देखेंगे इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज पे देखेंगे तो ऐसे आएंगे फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। मैं प्लस क्यू वाला जो चार्ज है तो फोर्स ऑफ हमने दे देगा भाई क्यू इंटू में ही, पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स भी काम करेगा। यहाँ लिख देंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बनेगा, यहाँ पर फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब हमने ये देखा भाई डाइपोल है, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है ना। तो क्या होगा भाई, तब ये जो डाइपोल है क्या करेगा, वो रोटेट होने लग जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये डाइपोल है आपके पास, ठीक है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल पर एक फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है, यहाँ से ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे, और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, जो डाइपोल क्या करेगा, वो रोटेट होने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा इसमें, है ना। जैसे ये मान लीजिए अगर इस पेन को डाइपोल मान लूँ मैं, ठीक है, और इस पेन को डाइपोल मान के अगर मैं क्या करूँ, इसे मतलब इसको हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है इसके इस साइड पे, और ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे इसके बैक साइड पे, है ना। तो दोनों फोर्स जब एक साथ काम करेंगे तो एक डाइपोल क्या करेगा, इसमें यहाँ पर घूमने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब डाइपोल इसमें रोटेट होने लग जाएगा, जब घूमने लग जाएगा तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, इस डाइपोल पर टॉर्क काम कर रहा है। रोटेटिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इस पर टॉर्क काम करेगा, टॉर्क निकालेंगे फिर इस पर, मतलब कितना टॉर्क काम कर रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, मतलब कितना फोर्स काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, मतलब जो दोनों फोर्स हैं उनके बीच की कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। ठीक है, तो फोर्स कितना काम कर रहा है भाई, फोर्स कितना काम कर रहा है Q इंटू में E। अब हमने क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है दोनों फोर्सेस के बीच की, मतलब एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, इस यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लेंगे इधर एक ऐसे, ठीक है। अब एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था, ये फोर्स ऐसे, तो ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, क्या इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली हमने बी एन निकाली, यहाँ पहले लिख लेते हैं बी एन। अब बी एन की वैल्यू क्या आएगी वो सोचिए भाई, ये ट्रायंगल दे रखा है, देखिए साफ साफ ए एन बी ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना, और क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, देखिए यहाँ से 2a दे रखा है ना हाइपोटेन्यूज, और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, साइन का फॉर्मूला लगता है ना, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, इसका नाम क्या है, बी एन लिख लिया, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है 2a लिख लिया यहाँ पे। अब बी एन की वैल्यू निकाली तो 2a जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो अगली लाइन में हम बी एन की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, Q इंटू ई यहाँ पर लिख लेंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, Q इंटू में 2a क्या होता है, पढ़ रखा आपने, P बराबर होता है ना Q इंटू में 2a, भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2a। तो Q और 2a के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, P आ जाएगा। साथ में क्या बचा यहाँ पे E, और ये आ गया आगे साइन थीटा, और टॉर्क का साइन होता है T इस टाइप का। ठीक है, तो T रिजल्ट कितना आ गया, P साइन थीटा, ये तो आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से अगर साइन थीटा हम अगर साइन हटाएं, तो अगर साइन थीटा को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे प्री वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, है ना, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये तो आ गया। ठीक है, कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर इतना टॉर्क काम करेगा, मतलब रोटेटिंग इफेक्ट काम करेगा, और इसकी वजह से जो डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है इसके बाद, अब हमने ये निकालना है कि जो इसके दो केस दे रखे हैं, ठीक है, उन दोनों केसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो केस नंबर 1 देख लेते हैं इसमें पहले। केस वन पे ये है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू कितनी 0 है, मतलब जो वैल्यू फॉर्मूला है ना, T इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इसमें अगर थीटा क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, मतलब साइन 0 आ गया यहाँ पे अब, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो टॉर्क P इंटू में 0, सब कुछ क्या आ जाएगा 0, मतलब ये मिनिमम वैल्यू आ गई, टॉर्क कम से कम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगर इसका केस नंबर 2 देखें, ये है अगर थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, तो कितना टॉर्क काम करेगा, तो पी ई जहाँ पे आपने थीटा लिखा था वहाँ के लिख लेंगे साइन 90 लिख लेंगे। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, पढ़ रखा है ना मैथ्स में, तो साइन 90 वैल्यू पुट करेंगे 1, तो टॉर्क रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये पी ई आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पी ई को 1 से, तो पी ई बचेगा ना लास्ट में, ये क्या आ गई, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे आप वीडियो नीचे कमेंट कर देना। वैसे बहुत इजी टॉपिक था फ्रेंड्स, और ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा आई होप। और फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्या पूछते हैं ना, पूरा टॉपिक नहीं पूछते, सिर्फ इससे केस पूछ लेते हैं कि ये बताइए अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ, तो बताइए उस पर मिनिमम कितना टॉर्क काम करेगा और मैक्सिमम कितना टॉर्क काम करेगा। तो आपने सीधा वहाँ पर क्या लेना, सीधा यहाँ से सॉल्व करना है, उसमें ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना, सीधा ये सॉल्व करना है, केस 1 और केस 2 सॉल्व कर वहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। मतलब आपके पास एक डाइपोल तो है, पर कैसा डाइपोल है, बहुत ही छोटा डाइपोल है, तो उसकी वजह से देखना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइपोल के लिए हमने यहाँ पर मान लिया एक माइनस क्यू चार्ज है इधर, ये मान लिया प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये इन दोनों का सेंटर हो गया O। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, ये जो डाइपोल है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो मान ली कितनी है, P है इसकी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर,
हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, ठीक है, मतलब हमने एक लाइन ले ली, मतलब कोई पॉइंट ले लिया पहले P यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। और ये P पॉइंट जो मान लिया वो जो डाइपोल के सेंटर से मान लेते हैं R डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जो P पॉइंट है ये डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है। और ये जो लाइन है ना, क्या कर रही है, डाइपोल के मतलब जो हमने यहाँ पर डाइपोल बनाया है इसके एक्सियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, वो थीटा एंगल बन रहा है ये, ठीक है। हमने क्या करा, पहले शॉर्ट डाइपोल ले लिया, ठीक है, फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मान लिया क्या P होता है भाई, डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल का, ठीक है। फिर हमने कोई ये P है डाइपोल मोमेंट, ये P पॉइंट है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, जो P पॉइंट है, मतलब फिर उसके बाद हमने P पॉइंट लिया जो कि डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है और ये क्या कर रहा है, डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल को हम ये जो डाइपोल है इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, P है, तो इस डाइपोल मोमेंट को हम ब्रेक कर लेंगे। डाइपोल मोमेंट तो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, क्योंकि डाइपोल आपका ऐसे है तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा होगा P, ठीक है। अब इस डाइपोल मोमेंट को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, और वर्टिकल में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा। आपको बताया था ना मैंने, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या फिर तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान है, उसमें आपने पढ़ रखा है क्लास 11th की फिजिक्स में, जैसे फोर्स का पढ़ा था हमने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स है ना, अगर फोर्स को हमने ब्रेक करना है, अगर हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे तो क्या लगा देंगे, F cos थीटा लगा देंगे। वर्टिकल में ब्रेक करेंगे तो F के साथ क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा ना, पढ़ रखा है ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है आपने। डाइपोल मोमेंट ऐसे काम कर रहा है, P इसको ब्रेक करना है, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मान लिया है इसको, ठीक है, ओके। इसको हम एक्सियल लाइन मान रहे हैं अभी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट काम करेगा ये तो काम करेगा Px मान लेंगे, ठीक है। और जब वर्टिकल में ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। वर्टिकल मतलब क्या होगा, ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ये वाली लाइन होगी, जिसको मान लिया कितना है, इधर कितना जो डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है Py, ठीक है। Px क्या है, Px तो हो गया भाई कि हॉरिजॉन्टल में इतना डाइपोल मोमेंट काम करेगा, वर्टिकल में इतना डाइपोल मोमेंट काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे Px का मतलब क्या है। Px का मतलब है P cos थीटा, ठीक है भाई, ये तो बताया। जैसे F को ब्रेक करेंगे तो वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में करेंगे F cos थीटा, तो ऐसे P को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, P cos थीटा। पर हमने यहाँ पर साइन जो ले लिया है यहाँ पर डायग्राम में लिखने के लिए Px ले लिया। Px का मतलब है P cos थीटा। ऐसे Py कितना होगा, ये हो जाएगा क्या, P sin थीटा। वर्टिकल में जो डाइपोल मोमेंट काम करेगा वो आएगा P sin थीटा, लेकिन यहाँ पर जो साइन यूज़ करें Py लिख रहे हैं, Py का मतलब है P sin थीटा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर जो Px जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमने फाइंड किया था एक्सियल लाइन पर, डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, तो वही वाला टॉपिक बन रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो डायग्राम बन रहा है, एक ये डाइपोल दे रखा है और उसकी एक्सियल लाइन पर कोई P पॉइंट दे रखा है। तो हमने देखना है इस डाइपोल की एक्सियल लाइन में जो P पॉइंट है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। इसका टॉपिक हमने पहले कर रखा है, तो उसके लास्ट केस में जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू सीधा हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। मतलब पीछे वाले जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं से है ये टॉपिक, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पर निकाल रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। कितना डाइपोल मोमेंट, Px, ठीक है। जो Px जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से देखेंगे इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम Ex लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, लास्ट में आई थी 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Px अपॉन में r³। ये केस वाली वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। एक्सियल लाइन वाला जो टॉपिक किया था हमने, ठीक है। अगर याद ना हो तो मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ताकि एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये टॉपिक किया था ना हमने, इसकी हेडिंग दिखा दूँ आपको मैं। एक मिनट रुकिए। ये हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें ये वाला डायग्राम बना था कुछ इस टाइप का, है ना। जिसके लास्ट में जो वैल्यू आई थी केस में, ये E ये वैल्यू आप देख रहे होंगे, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में x³। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली डायरेक्ट, ठीक है, एक्सियल लाइन वाली, ठीक है।
तो ये आ गया ई एक्स इक्वल टू आपके पास 2/4πε0 पी एक्स अपॉन में कितना आ गया, ये आर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसके बाद पी एक्स वैल्यू पुट कर देनी। पी एक्स कितना आपके पास पी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2p कॉस थीटा अपॉन में आ गया ये 4π, दिखेगा 2p कॉस थीटा अपॉन में आ गया 4πε0 आर क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास कि ई एक्स की वजह, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है पी एक्स वजह से इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई एक्स। अब आपको पता है वही जो ई एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बाहर की तरफ बनेगा, है ना। यहाँ पर जो हमने डायग्राम जब टॉपिक किया था ये वाला, तो उसमें हमने देखा था कि जो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है ऐसे, तो ई एक्स तो बन गया भाई ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे ऐसी, अब ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है पी वाई, इसकी वजह से देखेंगे इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर है पी पॉइंट। ठीक है, ये तो क्या करेंगे अब हमने ये देखना है ये जो डाइपोल मोमेंट है ना पी वाई, इसकी वजह से देखना है इस पी पॉइंट पर अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये तो हो गया ई एक्स, ये आया है कि एक्सियल लाइन की वजह से। ठीक है, मतलब जो पी एक्स वाला डाइपोल था इसकी वजह से एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। अपने निकालना है जो पी वाई जो डाइपोल मोमेंट है इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ध्यान से देखें, यह जो टॉपिक है ये बनेगा इक्वेटोरियल लाइन वाला, मतलब डाइपोल तो ऐसे है और लाइन कैसे है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रही है ना। तो आपने टॉपिक किया था, ये ध्यान हो तो अभी मैं ऐसे डायग्राम बना के एक बार आपको याद दिला देता हूँ। तो इस टाइप से टॉपिक था, ऐसे डाइपोल दे रखा था माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे रखा था, पी पॉइंट यहाँ दे रखा था, तो हमने ऐसे इसका निकाला था ट्रायंगल बना के। फिर हमने ये निकाला था ये डाइपोल सेंटर हो गया वो, फिर हमने ये देखना था पी पॉइंट पर ये लाइन क्या थी, ये लाइन क्या थी, इक्वेटोरियल लाइन थी ना। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया, तो हमने कहा था कि हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट ले रखा, फिर उस पर निकाली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो वही वाला टॉपिक यहाँ पे यूज़ करना, तो उसकी वैल्यू यूज़ करनी बस आपने, है ना। तो ये कितनी आती है, लिख लेंगे ई वाई। यहाँ पर जो सॉल्व किया था हमने, जो उसमें वैल्यू आई थी वो आई थी आपके पास पी अपॉन में 4πε0 आर क्यूब, यहाँ लिख लेंगे पी वाई। ठीक है, पी वाई का मतलब कितना, पी वाई की वैल्यू कितनी, पी साइन थीटा, है ना। ये सारी जो वैल्यूज़ है ना हमने पीछे कर रखी हैं। ठीक है, वहीं से वैल्यू निकाली है हमने। अगर ना समझ आ रहा तो पीछे वाला टॉपिक देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ये तो एक्सियल लाइन वाला टॉपिक है, ये है इक्वेटोरियल लाइन वाला। उसके जो केसेस आए थे उसमें लास्ट में जो वैल्यू आई तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़ कर ली डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब भाई ये तो हो गया ई वाई। अब ई वाई की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने इक्वेटोरियल लाइन वाले टॉपिक में देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल होता है उससे क्या होती है, पैरेलल होती है। जो डाइपोल मोमेंट कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो इसके पैरेलल बनाएंगे, या तो ऐसे काम करेगी या फिर ऐसे काम कर लेगी। यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो हम इस साइड मान लेते हैं ये क्या बनेगा, ई वाई। ठीक है, ई एक्स तो ऐसे काम कर रहा है, ई वाई ऐसे काम कर रहा है, तो हमने निकालना है इन दोनों की वजह से इस पी पॉइंट पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बने, मतलब हम इसका अब निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो ये जो सीधी लाइन होगी इन दोनों के बीच की क्या करेगी, इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी, ई वेक्टर मान लीजिए ई आ गया ये। ठीक है, हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, अब ये कितना ई वाई है, तो इसके सामने वाली जो लाइन है भाई, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसकी जब ये वाली साइड ई वाई है तो इसकी ये वाली जो वैल्यू लाइन होगी ये भी कितनी हो जाएगी, ई वाई हो जाएगी। और ये कितनी है, ये तो ई एक्स है, आपके पास पता ही है आपको, है ना। ये ई वाई, ये ई एक्स ई वाई हो गया, ये ई एक्स हो गया। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है साफ साफ, इसका नाम रख लें कुछ। ठीक है, तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ये हो गया पी पॉइंट है, ये मान लेते हैं एन पॉइंट है, ये मान लेते हैं कोई जेड पॉइंट है ना, पी एन जेड कुछ भी नाम सकते हो। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है पी जेड। तो क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। भाई क्या होता है, भाई ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है आपको राइट ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो क्या होता है एच का स्क्वायर पढ़ रखा है ना, क्या होता है भाई एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर भी आपके पास एच तो हमने निकालना, एच हमने फाइंड करना है, ये वाला ई फाइंड करना है, ये वाला ई, और ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई का स्क्वायर, पी कितना है, पी मतलब ई वाई, है ना। ये ना परपेंडिकुलर, ये लाइन जो दिख रही है ये परपेंडिकुलर की लाइन है, तो इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ई वाई लिख लेंगे, ई वाई का स्क्वायर। बेस कितना है, ये वाली लाइन, ये कितना ई एक्स, तो यहाँ आएगा ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना है, हमने बस उसकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। ई वाई और ई एक्स वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, ये दोनों वैल्यूज़, ई एक्स वैल्यू ये वाली है, ई वाई वैल्यू ये वाली, इन दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इज वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में ई वाई कितना है भाई आपके पास, ये है 2p, ये है ई वाई वैल्यू पी साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, साथ में क्या स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ई एक्स वैल्यू कितनी है 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक मिनट इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर जो वैल्यू आई ना आपके पास निकल के ये वाली, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे भाई, तो ये वैल्यू तो आपके पास यहाँ तक आ चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है ना, कॉमन देखेंगे इसमें क्या आ रहा है कॉमन। तो इसमें देखेंगे तो p, दोनों में p कॉमन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k भी मान सकते हैं, k मान लो एक ही बात है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो बाहर निकाल के से k लिख लेंगे, ठीक है। पहले p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, साथ में r क्यूब भी कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये बाहर लिख लें इसके, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसको मान लेंगे k, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो सीधा हम k लिख लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पी के अपॉन में r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई इसका स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, कॉस का स्क्वायर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 4 को ब्रेक कर लें भाई, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इज इक्वल टू पी के अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। साइन स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख लें 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई जोड़ने के बाद तो 3 + 1 वही दोबारा आ जाएगा ना 4। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इन दोनों को प्लस करेंगे जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्रोडक्ट करना 10th की मैथ्स में, इस वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ 1 पुट कर लेंगे, फिर पी के अपॉन में आर क्यूब, इन दोनों के प्लेस पे लिखेंगे 1, और यहाँ क्या बचेगा ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कि उस वहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये आ गया इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे उसकी वैल्यू ये होगी E इज इक्वल टू पी के अपॉन में आर क्यूब रूट में 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है हमने, है ना। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा ध्यान रखना, हमेशा किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी का जब डायरेक्शन फाइंड करना हो तब हमेशा उसका टेंजेंट फाइंड करते हैं, टेंजेंट फाइंड करते हैं हमेशा, टेंजेंट मतलब tan थीटा एंगल फाइंड करते हैं। तो बेटा हमने थीटा तो हमने पहले से यहाँ पे यूज़ कर रखा है ना इस ट्रायंगल में डायग्राम में, इसलिए हम थीटा लेके यहाँ पे अल्फा यूज़ कर लेंगे, अल्फा, ठीक है। मतलब tan अल्फा फाइंड करना है हमने इस सारे ट्रायंगल में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इसकी डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है इसमें Zn है, परपेंडिकुलर Zn, ठीक है। और बेस कितना है Pn, Zn कितना है भाई, Zn की वैल्यू कितनी Ey है, Ey लिख लेंगे, और Pn कितना है ये Ex। तो Ey और Ex की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे आई थी ना, जो ये वाली वैल्यूज़, ये Ex की और Ey ये वाली जो वैल्यू आई थी, जब इन दोनों को हम यहाँ पुट कर देंगे Ey अपॉन में Ex, जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये बचेगा 1/2 tan थीटा बचेगा। तो tan अल्फा कितना आ गया 1/2 tan थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब फ्रेंड्स इसके बाद इसके 2 केस रह गए, वो केस और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब केस नंबर 1 देखते हैं इसका। केस 1 है, अगर जो डाइपोल है, अगर इफ़ थीटा बराबर 0, थीटा कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो क्या होगा, अगर थीटा 0 होगा तब यहाँ पर सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक्सियल लाइन पर बनेगा। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दें, मतलब यहाँ पर कोई एंगल है ही नहीं, तब ये जो P पॉइंट है वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। मतलब जो डाइपोल यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिर्फ वो एक्सियल लाइन पर ही बनेगा, वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पर बनेगा ही नहीं, ठीक है।
तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ई एक्स की वैल्यू तो आएगी कुछ, लेकिन ई वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी ऐसे केस में। ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये आपके पास आई थी ना उसमें स्टार्टिंग जो टॉपिक किया था हमने, ये ई एक्स कितना आया था 2p cos थीटा अपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना, 2p cos थीटा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या मान लें इसको, तो 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक मिनट, फिर फ्रेंड्स ये cos थीटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बात करें सिर्फ डाइपोल के एक्सियल लाइन पे बनेगा ना, और मतलब जो थीटा तो जीरो हो गया तो ये वाली लाइन तो आएगी नहीं अब, है ना, अब जो पी पॉइंट है वो यहीं पर आ जाएगा, है ना, ऐसे केस में, क्योंकि थीटा जीरो हो गया, एंगल बनेगा ही नहीं कुछ, मतलब ये पी पॉइंट यहीं पर आ गया, अगर कुछ एंगल बनता तो पी पॉइंट यहाँ आता, ठीक है। तो ऐसे केस में सिर्फ 2p आएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब मानो जब ये पी पॉइंट जब यहीं पर आ गया, जब यहाँ पर इस पी पॉइंट यहाँ आ गया और यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन रहा है ना, सॉरी एक मिनट डायग्राम दिखा दूँ। जब पी पॉइंट आपका जो है जब वो यहाँ ना बन गया, वो यहाँ आ गया, क्योंकि थीटा कितना जीरो हो गया, तो देखेंगे इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ पर वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स वाला लेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भाई डायरेक्शन निकालने का, tan अल्फा बराबर है 1/2 tan थीटा, ठीक है, 1/2 tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया, tan जीरो कितना होता है, ये होता है आपके पास tan जीरो ही होता है, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो गई, जीरो आ गई यहाँ से, मतलब एंगल कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर, 0 डिग्री रहेगा एंगल, ठीक है। तो इसके बाद आता है इसका केस नंबर 2 देख लेते हैं इसमें, केस 2। तो फ्रेंड्स केस 2 में क्या होगा, अब यहाँ पर जो हमने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इसी की इक्वेटोरियल लाइन पे बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है, ऐसे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ मान लेंगे इधर ऐसे बन रहा है, जो डाइपोल है इसी इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे बन रहा है, पी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो यहाँ लिख लेंगे ई वाई इक्वल टू जाएगा पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब साथ में इसके निकालेंगे डायरेक्शन, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है 1/2 tan थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। और जब इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा ऐसे केस में, थीटा हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, तो आ जाएगा 1/2 tan 90, और tan 90 कितना होता है भाई, tan 45 तो होता है 1, है ना, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा ये नॉट डिफाइंड, और tan की वैल्यू फिर जो है नॉट डिफाइंड है तो 90 पे होगी, या फिर कहाँ पर होगी 180 पे हो सकती है ना। तो जाएगा ये tan अल्फा इज इक्वल टू 180, तो अल्फ़ा कितना आ गया, ये अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मेरी वीडियो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके जो नोट्स हैं फ्रेंड्स अभी हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 6 पार्ट तक की जो मतलब PDF जो नोट्स है फ्रेंड्स आज की वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर लेना और आप इसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए इसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।